कुमरे आगे पढ़ो, कोष्ठाश्रित वात। हाँ डॉक्टर। तत्र कोष्ठाश्रिति दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्तुतो ब्रध्न रुद्रोग गुल्मर्श पार्श्वशूलम से मारुति। हाँ, क्या अर्थ है उसका? प्रकुपित वायु होता है तब अनावृत होकर उससे ब्रध्न रोग प्रदेश में गांठें उत्पन्न होती है। हृदय रोग, गुल्म, अर्श और पार्श्वशूल यह रोग उत्पन्न होते हैं। क्या बोल रहा है वो कोष्ठाश्रित वायु में? एक सेकंड, कोष्ठाश्रित वायु में क्या बोल रहा है? हाँ, कोष्ठाश्रित वायु में सबसे पहले सिम्टम क्या बताया कुमरे? आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बॉस, आ रहा है आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके ओके। कुमरे डॉक्टर आवाज क्या, ये क्या बताया उन्होंने? सबसे पहले लक्षण क्या बताया कोष्ठाश्रित वायु में? निग्रह मूत्र वर्चस्व। हाँ, मूत्र और वर्च का निग्रह बताया, यानी कि अगर तुम्हारा मूत्र निकल रहा नहीं, मूत्र कृच्च अगर है या मल का विबंध अगर है, तब भी तुम्हें सोचना है भाई कोष्ठाश्रित वात तो नहीं है, क्योंकि चिकित्सा बदल जाती है। आगे चिकित्सा बताता हूँ मैं क्या क्या बताई उन्होंने कोष्ठाश्रित वात की आगे। यानी कि तुम्हारा वो कोष्ठ, पहले कोष्ठ यानी कि क्या वो बताओ कुमरे, कुछ याद है क्या कोष्ठ के बारे में? क्या है कोष्ठ? वो नाभि स्थानांतर मध्य डॉक्टर। देखो हाँ माँ स्रोत से लेना है, निकालो चरक सूत्र 11/48 में व्याख्या दी है। कोष्ठक क्या है भाई, निकालो 11/48 चरक सूत्र। क्या बोल रहे हो? कोष्ठ पुनः उच्यते महास्रोत शरीर मध्य महानिम्न आम पक्वाशय चीति। शरीर मध्य पढ़ो। हाँ, कोष्ठ पुनरुच्यते महास्रोत शरीर मध्यम महानिम्नम आम पक्वाशय च इति पर्याय शब्दे तंत्रे स रोग मार्ग अभ्यंतर। हाँ, क्या अर्थ क्या बोल रहा हो कोष्ठ का? हिंदी में पढ़ो। महास्रोत शरीर मध्य भाग आमाशय का नीचे वाला भाग और पक्वाशय, यहाँ कोष्ठ, यह भाग कोष्ठ होता है। हाँ देखो, और आमाशय की यमन स्थान में व्याख्या क्या की है? आमाशय का नीचे वाला भाग बोल रहे, शरीर मध्य भाग वो तो होगा कोष्ठ पर आमाशय की अलग से व्याख्या अभी तुम बोल रहे थे, वो बताओ। नाभि स्थानांतर मध्य, हाँ वो आमाशय की, यानी कि आमाशय मतलब क्या? नाभि और स्तन के बीच का पार्ट, नाभि और स्तन के बीच का पार्ट आमाशय। और कोष्ठ क्या बोल रहा है वो? महास्रोतस आमाशय और पक्वाशय को मिलाकर क्या बन रहा है कुमरे? कोष्ठ बन रहा है। अब समझ गया कोष्ठ क्या है क्लियर कट आयुर्वेद के हिसाब से? बस डाइजेस्टिव रेफरेंस याद रखना, वो कभी कभी पूछ लेते कोष्ठ का वर्णन चरक ने कहाँ पर किया है कि नहीं? तुम सोचोगे शारीस्थान में किया है कुमरे, है कि नहीं? नॉर्मल टैलेंटेड विद्यार्थी तो वही सोचेंगे ना भाई शारीस्थान में ही दिया होगा, सुश्रुत शारीस्थान में होगा, नहीं तो। पर दिया कहाँ है चरक ने? सूत्रस्थान 11। देखो सुनो, हाँ क्या बोल रहा है वो? अगर कोष्ठाश्रित में देखो, आमाशय पक्वाशय में अगर कोष्ठाश्रित में वात घुस गया, अब वात घुस गया ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, वात के गुणों से युक्त ये कोष्ठ हो गया, ऐसा सोचो। तुम्हारा जो महास्रोत से वो कैसे हो गया? रुक्ष, लघु, शीत, खर गुणात्मक हो गया। अब इमेजिन करो तुम्हारी जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें रुक्ष गुण का ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया, है कि नहीं? अगर रुक्ष गुण का प्रभाव हो गया तो वहाँ पर जो भी तुम खा रहे हो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, है कि नहीं? डाइजेस्टिव की हलचल नहीं होगी, यानी कि वो फूड आगे ही नहीं जाएगा, अल्सर की कंडीशन हो जाएगी। हाँ, पत्थर जैसा हो जाएगी, क्योंकि क्लेदक कब भी लगता है डाइजेशन के लिए, वो होगा ही नहीं। यानी कि भाई तुम्हारा कोष्ठ के अंदर वात हो गया, है कि नहीं? अब देखो कोष्ठ हो गया लघु। हाँ बॉस बोलो। थोड़ा मैं ऐड करूंगा इस कंडीशन में। जैसे मेरी आवाज आपको पड़ रही है? हाँ आवाज आ रहा है आपका।
जैसे आपने कहा ना, वात बढ़ने से वहाँ का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये मॉडर्न ये बोलता है कि अगर प्लेक्सस नर्वल प्लेक्सस कम हो जाएंगे, वहाँ पे मूवमेंट कम होगा, तो नर्व कंडक्शन कम हो जाएगा, इसकी वजह से मूवमेंट भी हरेस होगा। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं कॉमनली कि हमको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। वहाँ रीजन नहीं है न्यूरोपैथिक, तो जहाँ नर्व कंडक्शन कम हुआ या वात बढ़ा क्योंकि से, तो वहाँ पे ये कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आएगी और ऑपरेशन होगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अगर क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो, अब वात का हो गया रुक्ष गुण से, और रुक्ष गुण क्या क्या कर सकता है, इमेजिन करो कि भाई अगर तुम्हारे इंटेस्टाइन हो, स्टमक में हो, कहाँ पर भी रुक्षादि गुण की वृद्धि हो गई तो स्पाज्म में जाएगा। तुम्हारी इंटेस्टाइन स्पाज्म में गई तो तुम्हें एब्डोमेन पेन होगा, एक लक्षण गुल्म की बन सकती है यहाँ पर, है कि नहीं। तुम्हारी इंटेस्टाइन एकदम रुक्ष खर खर गुण इतना बढ़ गया है कि वो भाई कठोर हो गई, दारुण हो गई, तो वो फट भी सकती है कि नहीं। अगर कोष्ठक के अंदर लघु गुण बढ़ गया, लघु गुण यानी क्या, लाघवता आ गई, तुम्हारे जो इंटेस्टाइन की जो ये थी, जो बल था प्राकृत, वो प्राकृत बल का क्षय हो गया, तो उसमें कमजोरी आ गई, है कि नहीं। कमजोरी आ गई तब भी वो मलमूत्र का बाहर निकलने का कार्य वो भी नहीं कर पाएगी इंटेस्टाइन। अभी अपन पढ़ रहे थे कि भाई सिग्मोइड कोलन हो, इंटेस्टाइन हो, रेक्टम हो, अगर उधर उनमें बल ही नहीं है, वो उनका कार्य ही नहीं करे बराबर से, तब भी ये हो जाएगी। ऐसे हिसाब से आप ये जान सकते हो कि भाई कोष्ठाश्रित वात क्या है। तो भाई कोष्ठ के अंदर भाई वात के गुणों की वृद्धि, इतना ही समझ लो। तो सिम्टम क्या क्या आएंगे, देखो नॉर्मल सिम्टम है अगर कोष्ठ में। हाँ, अगर वृक्क का अलग से वर्णन नहीं किया है, देखो पवन बॉस भी इसके बारे में बताएंगे। अगर रेक्टम के अंदर ज़्यादा इम्पैक्टेड स्टूल है या कोई भी रेक्टम की एथोलॉजी हो, तब भी मूत्र निकलने में थोड़ी ना थोड़ी तो प्रॉब्लम होती ही होती है। जैसे अपन हिमोरॉइड को ऑपरेट करते हैं, हिमोरॉइड को ऑपरेट करने के बाद पेन की वजह से भी उनका मूत्र नहीं निकलता पेशेंट को मैक्सिमम टाइम, तो वो एक कारण हो सकता है कि भाई कोष्ठ के अंदर का जो वात है वो पेन के कारण हो, या किसी वृक्षता के गुण के कारण भाई मूत्र नहीं निकल रहा, या ऐसा भी आप सोच सकते हो कि मूत्र बन ही नहीं रहा। जैसे सुश्रुत ने बताया है कि जो मूत्र की उत्पत्ति है भाई साहब कि वो पक्वाशय से हो रही है। और एक इमेजिन करो, तुम जो भी खा रहे हो उसके अंदर उदक का अंश ही नहीं है, तो मूत्र कहाँ से बनेगा, है कि नहीं। उदक का अंश भी है, अगर कोष्ठ के अंदर इतनी रुक्षता है कि उदक का अंश पूरा एब्जॉर्ब हो गया, मूत्र कैसे बनेगा। तब भी एक मूत्र की उत्पत्ति हैम्पर हो सकती है कोष्ठाश्रित वात में, है कि नहीं। ऐसा आप सोच सकते हो, मूत्र बनेगा ही नहीं तो मूत्र निकलेगा कैसे, वो एक कंडीशन हो सकती है। और भी एक दो कंडीशन हो सकती है। और इन्होंने बोला पुरुष वर्च का भी निग्रह हो जाएगा, वर्च भी नहीं निकलेगा। अब तुम्हारे कोष्ठ के अंदर वात ही बड़ा है, रुक्ष गुण है, तुम्हारी इंटेस्टाइन मूवमेंट ही नहीं कर रही, या तुम्हारा जो स्टूल है इतना हार्ड बन गया है कि वो बाहर निकलेगा कैसे। उसको स्नेह गुण चाहिए, रुक्षादि गुण बढ़ गए, स्नेह गुण है ही नहीं, तो वर्चा आपका निकलेगा नहीं। अब इम्पोर्टेंट ये है कोष्ठाश्रित ब्रध्न यानी कि क्या है, कुमरे बताओ उसका अर्थ क्या बोल रहे। ब्रध्न यानी कि वंशन प्रदेश में गाठ उत्पन्न होना। हाँ, यानी कि वो हर्निया टाइप का ये बोल रहे हो, हर्निया टाइप बोल रहे हो कि हर्निएशन हो जाना तुम्हारे वंशन प्रदेश में। हर्निया टाइप ब्रध्न को अपन वैसे भी कंपेयर करते हैं कि हर्निया भाई। अब हर्निया कहाँ कहाँ पर हो सकता है, एक अपना स्टमक के अंदर इपिगैस्ट्रिक हर्निया हो सकता है, और एक इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है कोष्ठ के अंदर, आप इमेजिन करोगे तो। हाँ। रोग से अपन गुल्म नहीं सोच सकते क्या। गुल्म का अलग से वर्णन किया है ना उन्होंने कुमरे। अच्छा, ब्रध्न रद्रो का गुल्म, अगर गुल्म और ब्रध्न एक ही होता तो फिर से क्यों बोलते हो। हाँ वैसे कब भी नहीं है गुल्म के लिए कब। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है कि हर्निएशन, उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ मैं, हर्निएशन क्यों बोल रहे हैं। अब देखो कोष्ठ यानी कि सिर्फ तुम इंटरनल ऑर्गन्स ही मत पकड़ो, बाहर के उसके जो लेयर्स है, जैसे इंटेस्टाइन की जो ओबी लेयर्स है, पेरिटोनियम है, उसको भी पकड़ो तुम। जैसे ट्रांसवर्सालिस फेशिया है, तुम्हारा इंटरनल ऑब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, वो भी पूरा पकड़ो ना कि भाई कोष्ठ का ही तो एक भाग है वो। तो ऐसा इमेजिन करो कि उसमें किसी भी फैशिया में, किसी भी मसल्स में अगर डिफेक्ट आ गया, वो मसल्स कमजोर होगी तो वहाँ से वो हर्निएट करेगी। तुम्हारी इंटेस्टाइन हो, तुम स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रही हो तो हर्निएट करेगी, तो एक इंगाइनल रीजन में एक
हर्निएशन करती है इंटेस्टाइन, और एक इधर करता है, इधर इपिगैस्ट्रिक हर्निया में भी ये करता है, हर्निएशन होता है। वीक होगी वो प्रोट्रूड कर तो जाएगी। देखो ना, कोष्ठ वीक हो गया, कोष्ठ के अंदर वृक्षादि गुण बढ़ गए, तभी तो हर्निया हो रहा है। प्रोट्रूड कर जाती है। अब हर एक को तो थोड़ी ना हर एक जन स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है, हर एक जन को थोड़ी ना हर्निया हो रहा है। जब कोष्ठ के अंदर वृक्षादि गुण बढ़ रहे हैं, जब तुम्हारा कोष्ठ कमजोर हो रहा है, तभी तो वृद्धि हो रहा है ना। है कि नहीं बॉस? करेक्ट है कि नहीं पवन बॉस? तो डाउन करूंगा तुमसे। हाँ बॉस, बराबर। जब एज बढ़ती है तो मस्कुलर वीकनेस आती है, रिजिडिटी आती है ना। तो वीकनेस से काउंट इसी कारण ओल्ड एज में हार्निया बढ़ता है, बिकॉज ऑफ मस्कुलर वीकनेस। नहीं, जो चीज कमजोर होगी वो तो उसी साइड प्रोट्रूड कर जाता है। हाँ है ना बॉस, ऐसा ही ना, कमजोरी इसके वजह से ही आ रहा है, नहीं मसल की वीकनेस। मैंने कहा ना, किसी भी वजह से अगर मसल वीकनेस आ रही हो तो, हाँ मसल वीकनेस आ रही है तो, और ऐसे यंग एज में भी तो मिलता है ना, यंग एज जो स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं ज़्यादा, किस टाइप में भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट। हाँ चलो फिर, यानी कि यहाँ पर कोष्ठाश्रित, यानी कि तुम्हारे कोष्ठ के अंदर वातादि गुण ज़्यादा बढ़ गए, तब भी वृद्धि होगा। इसलिए सुश्रुत ने बोला है, अगर सुश्रुत का भी ये वृद्धि अध्याय अगर पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर बहुत स्टार्टिंग के स्टेज है, तुम एरंड तेल दे के स्नेहन करके अनुलोमन करना, ऐसा एक भी चिकित्सा बोली उन्होंने वृद्धि की। चलो आगे बोलते हैं हृदरोग। अब यह सोचने वाली बात है कि कोष्ठाश्रित वात में भाई हृदरोग का वर्णन क्यों किया। कोष्ठ का तो यानी कोष्ठ के अंदर तुम्हारे पूरा डाइजेस्टिव के अंदर वृक्षादि गुण भरे पड़े हैं, तो फिर उसका हृदय से कैसे क्या हो सकता है संबंध। अगर तुम्हारा मूत्र और वर्च बाहर निकल रहा नहीं, तब भी एक हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, वैसा आप सोच सकते हो, और तब एक हृदरोग की संप्राप्ति हो सकती है। और अगर कोष्ठ के अंदर वात है, तुम्हारी सप्त धातु की जो परंपरा है, प्राकृत 7 धातु बन रहे, वो नहीं बन रहे हैं, उसकी वजह से भी तुम्हारा हृदरोग की आशंका हो सकती है। और गुल्म के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया कि तुम्हारा कोष्ठ वृक्ष बन गया, यानी कि गुल्म ही बन गया। अर्श के बारे में यहाँ पर एक सोचने की बात है कि भाई कोष्ठ के अंदर वृक्षता बढ़ती है, उसकी वजह से भी अर्श हो रहा है। तो फिर बताओ पवन बॉस, कोष्ठ के अंदर अगर वृक्षता हो रही है, उससे अर्श बन रहा है, तो चिकित्सा क्या करोगे? जी बताएंगे उसको। क्या कोष्ठ में अंदर क्या हो रही है? वृक्षता बढ़ रही है। हाँ, कोष्ठाश्रित वात में बताया अर्श। अब ये अपना अच्छा। रोगाधिकार आ गया। तो जहां तक मैं समझता हूँ अगर वृक्षता बढ़ रही है तो मतलब वहाँ वात बढ़ रहा है, ये कह रहे हो? अगर वात बढ़ रहा है तो इससे हम तो यहाँ घर पान कराएंगे क्या पेशेंट को, है ना, और वातानुकूलन कराएंगे वहां पे। यस, इसलिए तो उधर अगर आप अर्श चिकित्सा निकालोगी, अगर आपके पास संहिता है तो कुमरे पढ़ो, उसमें चव्यादि घृत दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, उस दिन पढ़ा था। यस, देखो चव्यादि घृत रेफरेंस पढ़ो। अवन बॉस आप भी निकालो, आप भी पढ़ लो। यानी घृत कल्पना दी है अर्श में। हाँ सर, फर्क है सर थोड़ा पहले। यानी कि चरक को पता था भाई साहब, पर तुम्हें ये भी चाहिए। देखो चव्यादि दीपक पाचन भी करेगा और वातानुकूलन करेगा, है नहीं? हाँ देखो चव्यादि घृत में हाँ वो तो दिया है पिप्पल्यादि, पर चव्यादि घृत देखो मूत्र कृच्छ परिस्त्रवम गुद भ्रंश प्रवाहिका, यानी कि अर्श रोगाधिकार है और मूत्र कृच्छ का वर्णन कर रहा है। ये जो चव्यादि घृत है वो मूत्र कृच्छ में भी चलेगा, यानी जहां पर अगर फीकल इन्फेक्शन होगा तो पक्का रिटेंशन आएगा यूरिन का। हाँ पक्का रिटेंशन आएगा यूरिन का। और देखो चव्यादि घृत आप मूत्र कृच्छ में दे सकते हैं, यानी जो कोष्ठाश्रित वायु है, अगर कोष्ठाश्रित वायु की बेस दवाई तो मुझे चव्यादि घृति लग रही है, क्योंकि उसने मूत्र कृच्छ की फलश्रुति भी दी है और अर्श के अंदर की भी फलश्रुति दी है, और चव्या और घृत है तो भाई अनुलोमन भी करेगा ही करेगा। गुदा शूल भी बताया उसने, गुदा वंशन शूलम घृतम एतत व्यपोहति। नीचे नागराद्य घृत भी दिया है, बढ़िया बढ़िया घृत दिए उन्होंने। आगे तृतीय पिप्पल्यादि घृत भी दिया है, बहुत घृत का वर्णन, इन 4 से 5 कम से कम उन्होंने घृत का वर्णन किया हुआ है। बैक पेन में ये भी सोचना चाहिए, कोष्ठाश्रित वात पार्श्व शूल, दोनों पार्श्वों में शूल होना। अब ये रेफर पेन है या डायरेक्ट स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, ये एक सोचने वाली बात है। पर आप अगर कोष्ठाश्रित वात की चिकित्सा कर रहे हैं तो पार्श्व शूल की भी चिकित्सा हो रही है उसमें, क्या नहीं हो रही है? क्योंकि लक्षण बताए भाई साहब।
एक सोचने वाली बात है कि ये कोष्ठाश्रितवाद में पार्श्व शुल्क का लक्षण कैसे उत्पन्न होगा। अब ये रेफर पेन है, रेफर पेन आप मान सकते हो कि निग्रह मूत्र वर्चस्व, मूत्र का निग्रह हो रहा है, अब वो अश्मरी की वजह से अगर हो रहा होगा तब वो रेफर पेन आएगा पार्श्व शुल्क में, ऐसा आप सोच सकते हो बैक पेन में। चलो इसकी चिकित्सा पढ़ लो, बेस्ट चिकित्सा वही है। चिकित्सा पढ़ो कुंभरे, कहाँ पर दिए कोष्ठाश्रित वायु, 89 नंबर का श्लोक निकालो। हो। साथ साथ में वो भी पढ़ते जाते चिकित्सा। विशिष्टस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षार पिबेन्नर पाचन दीपेन युक्तेर आम्लेर वा पाचन पाचयेन मलम। क्या बोल रहा है वो, कोष्ठाश्रित वायु में क्या करना चाहिए तुम्हें? यवक्षार का प्रयोग और दीपक आम्ल द्रव्य का, आम्ल द्रव्य के प्रयोग से मल का पाचन। हाँ, मेन क्या बोला उसने, क्षार का करना चाहिए। विशेषस्तु आदिनम अधो नाभे शस्त्र औपाधिकम इत्त अंतरेण क्षार यवक्षारम। क्षार यानी किसका क्षार यूज करने का बोला इन्होंने? यवक्षार। यवक्षार का यूज करने का बोला। क्या करता है वो, पढ़ो, चरक सूत्र स्थान 25 में दिया है। यवक्षार किसमें श्रेष्ठ है, कोई बताएगा? पीजी के स्टडी करने वाला? चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहे हो, याव शुकम स्त्रंसनीय पाचनीय अर्शोगना नाम श्रेष्ठ, यानी बोल रहा है स्त्रंसन यानी कि अनुलोमन करने में, स्त्रंसन करने में, पाचन करने में, और अर्शोगन सबसे बेस्ट अर्शोगन कौन है फिर? यवक्षार है वैसा। इसलिए बोल रहा है भाई कोष्ठाश्रित वायु में तुम्हें क्या करना है, क्षार देना है, साथ साथ में दीपन पाचन युक्त करने वाले अम्ल द्रव्यों का भी उपयोग करना है तुम्हें। यानी कि अगर कोष्ठाश्रित वायु से, अब देखो यहाँ पर कोष्ठाश्रित वात है और तुम अगर तुम्हारी मंदाग्नि है तो तुम क्षार दीपन पाचन का यूज करना चाहिए। अगर कोष्ठाश्रित वात से निग्रह मूत्र वर्चस्व, अगर तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन है, इमेजिन कर लो भाई तुम्हारा मल निकल रहा नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, और तुमने पेशेंट के हेतु निकाल लिए, पेशेंट को पूछा क्या काम करता है, डॉक्टर साहब मैं खेती में काम करता हूँ या मैं ओल मजदूरी करता हूँ, खाना टाइम पे होता नहीं, खाना भी मिलता है तो कम खाता हूँ क्योंकि टाइम पे मिलता नहीं, भूख जब लगती है तब मिलता नहीं, ऐसा टाइम पे नहीं मिलता इसलिए मेरी आधी भूख तो ऐसे ही मर जाती है, जो भी मिल जाता है फिर आधे एक में रोटी ऐसे खा लेता हूँ। अगर ऐसे हेतु है तो ऑब्वियसली उसके अंदर, शरीर के अंदर, कोष्ठ के अंदर रुक्षादि गुण बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब भूख लग रही है तब खाना नहीं खा रहा हो तो उसकी अग्निमाद्य हो जाएगी। हाँ, तब यवक्षार है, तब यवक्षार देना है। और अग्निमाद्य में कम करती है, फिर क्षार क्या दिया, पाचन किस लिए बोला फिर, और साथ साथ में आप घृत कल्पना भी ऐड कर सकते हो, बात है उसके लिए। क्षार कटु अम्ल पाचनम गुलमार्श पार्श्व शूल हृदरोग ब्रज्ञ। स्वप्निल, हाँ, यहाँ पे अम्ल और क्षार एक साथ देना कैसा है? नहीं, वो बोल रहे कि ये दो ना, शंकवटी दो ना, शंकवटी में दो प्रकार के क्षार पाचन मेरे ख्याल से बेटर है, दोनों में देना तो अम्ल भी और क्षार पाचन भी है। क्या क्या, पर दोनों शिवाचार पाचन छोड़ जो है, दीपन पाचन भी और आचार भी है, बट इसमें नहीं आप कह रहे हो कि क्षार है विद अम्ल, तो दोनों साथ देना कैसे फिर बेटर रहेगा, ये कुछ नहीं। मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ ना, क्षार और अम्ल का। जो शंकवटी है नहीं, उसमें निम्बुक मातुलिंग की भावना दी है और उसके अंदर दो क्षार डाले हुए हैं ऑलरेडी, दो क्षार ऑलरेडी डाले हुए। जब क्षार और अम्ल एक साथ होता है तो वो न्यूट्रल होकर मधुरता उत्पन्न करता है। मधुरता उत्पन्न करता है, यानी कि यहाँ पर मधुरता उत्पन्न करनी है, ऐसा आप सोच सकते हो। पर आप जब शंकवटी होगे ना, उधर अल्प मधुरता तो उत्पन्न होती है पर क्षार का भी टेस्ट आता है, मातुलिंग का भी टेस्ट आता है। अम्ल क्या करेगा, अम्ल रस अग्नि दीपन तो करेगा, क्षार भी। कौन सी एग्जांपल दी तूने, मातुलिंग किसकी भावना? शंकवटी, शंकवटी लिखो बस, ये शंकवटी बहुत बेस्ट दी है और कोष्ठाश्रित वात में सच में काम करती है। ये अगर आप शंकवटी ओरिजिनल लोगे ना, आप सच में एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर करके देखो, शंकवटी लो
यानी कि सिर्फ आधा घंटे तक उसको अबा नहीं है, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो। किसके लिए? बताता हूँ ना मैं सोनत से। अगर आप शंकवटी सिर्फ अबाव भी ना, तो आपको 15 मिनट में आपको पेशाब लगेगी ही लगेगी, 100% आपको पेशाब का अर्ज आएगा। क्योंकि क्षार है, क्षार जो है अल्कली, वो जल्दी एब्जॉर्ब होके आपको निकालेगा बाहर, मूत्र के द्वार से ही वो बाहर निकालेगा। क्योंकि शंकवटी में 2 प्रकार के क्षार है और लवण भी ऐड किए हुए हैं, और अनुलोमन भी करेगी, पाचन दीपन भी करेगी, क्योंकि शंख भस्म दिया है उसमें। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि शंखवटी के ऊपर तो बहुत ही कार्य किया हुआ है, ऐसे एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है शंखवटी का। हाँ, तो फिर क्या है कोष्ठाश्रित बात, थोड़ा अंडरस्टैंड हो। शंखपटी इज बेस्ट फॉर दीपन पाचन और मूत्र ग्लैंड, हाँ, है ना, तीनों के लिए वो। ऐसा कभी सोचने का नहीं। आप सबसे भी मैं बोलता हूँ, कभी कल पे बेसिस पे नहीं जाओ, फिर भाई स्वप्निल डॉक्टर ने शंखवटी ही दी इसलिए मैं दे रहा हूँ। जैसे पवन बॉस ने बोला मैं दूंगा, शिवाक्षार पाचन चूर्ण दो ना, बेस्ट शिवाक्षार पाचन चूर्ण, क्यों नहीं दो 100% है। उस कल्प के पीछे की संकल्पना सोच लो, क्यों देना है भाई शिव, क्यों देना है क्षार? क्योंकि क्षार क्या करता है, और एक क्षार का गुण क्या है बॉस, आप क्षार खुला रख दोगे क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब होता है कि नहीं, उसमें क्लेद ही होता है, क्लेद बढ़ाता है। इसलिए कोष्ठाश्रित वात में सबसे बेस्ट क्षार है, इसलिए क्षार ही देना है कोष्ठाश्रित वात। हाँ ठीक है बॉस, और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? ठीक है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन का तो नहीं ना पॉइंट आपको लग रहा है? कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के रखो। ये हृदरोग के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई हृदरोग क्यों बताया कोष्ठाश्रित वात में। स्वप्निल, हाँ बॉस। मुझे लगता है कि जब प्रॉब्लम मतलब वायु बढ़ेगी आमाशय में, तो वो प्रेस करती है डायफ्राम को, और वहां से प्रेस करेगा, वो हार्ड प्रेस करता है। इसीलिए जब आपकी वात बढ़ती है, ब्लोटिंग होती है पेट में, तो समटाइम पेशेंट से यार कुछ पेन, चेस्ट पेन हो रहा है मेरे को, या गैस बनी, वही उसका पसीना आता है फेस पे। तो रीजन वही होता है कि जब वात ऊपर बढ़ेगी तो प्रेस करेगा डायफ्राम को, प्रेस टू द हार्ट, देन मे बी हृदरोग। हाँ करेक्ट है। और एक ऐसा एग्जाम्पल था हमारे इधर की, बहुत एक केस ये हुई थी, डायग्नोस हुई थी। एक पेशेंट आया एसिडिटी के लिए, सिर्फ अम्ल पित्त लग रहा है, सीवियर एसिडिटी। और वैद्य ने नाड़ी देखी, उनको कुछ तो भी ऐसा अलग लगा, भाई नहीं ये अम्ल पित्त हो ही नहीं सकता। उन्होंने डायरेक्टली भेजा ईसीजी निकालने के लिए, उसको निकला मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। नो सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन बॉस, पवन बॉस, चेस्ट पेन के कोई सिम्टम नहीं। अगर पेशेंट को एसिडिटी हो रही है और पेशेंट टिपिकल सिम्टम बोलेगा कि मुझे सीने पे भारीपन लग रहा है, जैसे पत्थर रखा है, ऐसे टिपिकल सिम्टम्स पेशेंट बोलेगा। हाँ तब भाई सस्पेक्ट कर सकते हैं आप। यानी कि डाइजेस्टिव का और हार्ट का भाई बहुत नज़दीक का संबंध है। जैसे आपने वो डायफ्राम का प्रेशर के बारे में बताया, वो एक हो सकता है, वही हो सकता है कोष्ठाश्रित वात से वही हृदरोग, फिर कोष्ठ की चिकित्सा करो, हृदरोग भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो एक में भी कारण हो सकता है कि कोष्ठ ही बोला है, मैं ही नहीं। तो चलो आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर का श्लोक भी पढ़ लो कुमरी। चलो सर्वांग कुपिते वाते गात्र स्फुरण भंजनम वेदनाभि परितश्च फूटंती वास्य संधि। क्या अर्थ है उसका? प्रकुपित वायु शरीर में सर्वत्र फैलता है, तब अवयवों में पूरन, टूटे समान वेदना और सारे संधियां फूटे समान लगता है। क्या बोल रहे हो? अब पूरे शरीर में भाई साहब क्या हो गया, वात का प्रकोप हो गया। देखो और एक इसकी ये है सोचने वाली बात है। क्या बोला चरक ने? जब ये तो सुनो, वो तो जाने दो, कभी कभी ऐसे अलग टाइप से भी संहिताओं को देखा करो। अब देखो प्रकोपित वायु के लक्षण यानी गतवात, कोष्ठगतवात, सर्वांगगतवात, गुदगतवात, ऐसा वर्णन करना चालू कर दिया चरक जी ने। पिछला श्लोक क्या बताया? प्रकोपित वात के लक्षण, और डायरेक्टली कोष्ठाश्रित वात के लक्षण बताया। उसके बाद में सर्वांगत कुपित वात के लक्षण बताए। क्यों नहीं सर्वांगत कुपित वात के लक्षण पहले बताए? यह क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। किसी के पास आंसर ही है? क्यों नहीं बताया भाई सर्वांगत कुपित वात के लक्षण?
बाद में कोष्ठ के बारे में बाद में क्यों नहीं वर्णन किया? किसी के पास है ये वो आंसर? सर्वांग कुपितवात के लक्षण ज्यादा बड़े हैं या कोष्ठाश्रित के बड़े हुए? सर्वांग यानी भाई पूरे शरीर में वात, उसमें कोष्ठ भी तो आ गया। सर्वांग कुपितवात में कोष्ठ भी तो आ गया। फिर भाई कोष्ठ पहले क्यों बताया, बाद में सर्वांग कुपितवात क्यों बताया? इनको शायद वात के स्थान का इम्पोर्टेंस बताना था। और बता, और कुछ? कोस्ट से हर जगह जाएंगे ये। क्यों क्यों जाएंगे? वह तो सर्वत्र वो करता है ट्रैवल। फिर क्यों बताया कोष्ठीय, क्यों बता कर? कोस्ट से मूव करेंगे ना हर जगह। यानी कि वही सबसे मेन उन्होंने बोला आमाशय पक्वाशय अपना कोष्ठ ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि का स्थान भी आ गया वहाँ पे, वात का स्थान भी आ गया, वहीं के स्थान कफ का स्थान भी आ गया, आमाशय है क्या नहीं, पश्चिमानाशय पित्त का स्थान भी आ गया, पक्वाशय वात का स्थान भी आ गया। यानी कि जो धातु की परंपरा है, अग्नि की परंपरा है, दोष की परंपरा है, पूरी कोष्ठ से ही चलती है क्या नहीं? पूरे शरीर के अंदर का वायु जो बहेगा वो किसके बेसिस पे बहेगा? कोष्ठ के बेसिस पे बहेगा। यानी कि मेन अग्नि का स्थान ही उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब सबसे मेन तो है, क्या है मेन? सबसे मेन कोष्ठ ही सबसे मेन है भाई साहब। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, तुमने सिर्फ कोष्ठ की चिकित्सा कर दी, देखो तुम्हारी कितनी सिस्टम कवर हो रही। मूत्र की सिस्टम जो है पूरी हो रही कवर। वर्च यानी कि जो गुल्म अर्च बता दिए, 3 रोग तो उन्होंने डाइजेस्टिव के बता दिए, पूरी डाइजेस्टिव हो गई कवर। एक हार्ट की सिस्टम हो गई कवर, ब्रदन पार्श्वशूल वो भी हो गई कवर। यानी कि पूरा कोष्ठ के अंदर अगर तुमने चिकित्सा कर ली तो 4-5 सिस्टम तो तुम्हारी कवर हो रही वो एक आप सोच सकते हो। और मानसिक भी इसमें कवर हो रही है। एक ऐसा बोलेगे आप, निग्रह मूत्र वर्चसा, मूत्र का निग्रह हो रहा है। यानी कि आप इमेजिन करो उदावर्त हो रहा है, उदावर्त के लक्षण में पढ़ो, कुमरे ले जाओ, उदावर्त के लक्षण दिखाई देते सब। उदावर्त के लक्षण पढ़ो कुमरे, त्रिमर्मी अध्याय 8 नंबर का श्लोक। हाँ, ततश्च रोगा, अच्छा लक्षण वाला ना? हाँ हाँ 6 नंबर का रोग बस्ती ऋतक कुक्षी उदरेषु अभीक्ष्णम सपुष्ट पार्श्वेषु दारुणा। नहीं वो तो वो 8 नंबर का पढ़ो ना, ये पढ़ो, जाने दो मैं ही पढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है वो? 18वां उपद्रव बताए, उदावर्त जन्य रोग, ज्वर, मूत्रकृच्छ। देखो मूत्रकृच्छ आया है, उदावर्त जन्य मूत्रकृच्छ। उदावर्त से क्या होता है? मूत्रकृच्छ होता है। सेकंड ही रोग बताया, पहले ज्वर बता दिया, ज्वर को भी नहीं भूलना, ऐसा ज्वर भी उदावर्त से होता है। उदावर्त यानी कि क्या फिर कुमरे? उदावर्त को ही बताएगा। पिछले 5 नंबर के श्लोक में दिया है, पक्वाशय कुप्यंति चेद अपानम स्रोतस्य अधोभागाने बलि से रुद्धवा। यानी कि अधोक भाग के जितने भी स्रोत से वो भाई क्या हो जाते हैं? अवरोध हो जाता है, उसमें प्रकोप हो जाता है दोषों का। बस इतना ही समझ लो, उसके हेतु वगैरह बाद में पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ज्वर बताया, बाद में मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, देखो प्रवाहिका भी बता दी, रद ग्रहणी प्रदोषा, ग्रहणी प्रदोष भी बोल दिया, वम्य अंध बाधिर्य, अंध भी बोल दिया, बाधिर्य, शिरो अभिताप, देखो शिरो अभिताप आ गया। उदावर्त से शिरो अभिताप यानी कि उन्होंने हेड की भी डिसीजेस बता दिए। शिरो अभिताप, वात उदर अष्टीला, मनोविकारा, मन के विकार हो जाते तुम्हारे उदावर्त से। ये सबसे पहले भाई कोष्ठ की चिकित्सा करो, तुम्हारा मूत्र और वर्च को बाहर निकालो, सबसे खतरनाक मल है मनोविकार। आगे उन्होंने तृष्णा, रक्तपित्त, अरुचि, गुल्म, का, श्वास, प्रतिशय, अर्दित, पार्श्व रोग, बहुत सारे ऐसे 18 प्रकार के उपद्रव बताए भाई उदावर्त से। इसलिए उदावर्त, इसके कोष्ठ के बारे में इतना महत्व दिया उन्होंने। भाई कोष्ठ तुम अच्छे से ठीक करो तो ऑब्वियसली तुम्हारा उदावर्त होगा ही नहीं होगा, और उदावर्त नहीं होगा तो मनोविकार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तो बोल रहे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले भाई कोष्ठ आश्रित वाद बताया। इसका वही तो ठीक कर रहे हैं, हो जाएगा इसका मतलब ठीक है। हाँ कोष्ठ आश्रित वाद, हाँ बाद में इसलिए उन्होंने क्या बताया? सर्वांग कुपित वाद। इसलिए कभी भी संहिता पढ़ते हुए ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ये श्लोक पहले ही क्यों आया, ये श्लोक बाद में ही क्यों आया?
ये भी पढ़ना होता है। हाँ, इसका क्या कारण है? इसने का क्या कारण है? अपने को लगता है ये सिर्फ बस भाई लिखे तो लिखे, याद आ गया कोष्टाश्रितवाद उसने लिख दिया, याद आ गया कुपितवाद वो लिख दिया, ऐसा नहीं है। उनकी एक शैली थी भाई साहब, उनकी शैली के हिसाब से ही बुक लिखते थे, संहिता लिखते। हाँ चलो फिर सर्वांग कुपितवाद में क्या है, सिंपल ही कि भाई पूरे शरीर में वातादि गुण बढ़ गए, यानी तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चला नीला, वहां पर लिखते जाओ तुम्हारे संहिता में। सर्वांग कुपित वात का अर्थ क्या है? सर्वांग कुपित वात में क्या है कि भाई वात के जो वृक्षादि गुण है एक तो वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई ऑलवेज बढ़ ही रहे हैं। कुपित का अर्थ ये भी होता है कम भी हो रहे, वृद्धि या ह्रास। अष्टांग हृदय में उसका रेफरेंस है। हाँ फिर क्या हो रहा है, एक गात्र में स्फुरन हो जाएगा जो कि वात का ही लक्षण है। भंजन हो जाएगा यानी कोई फटने जैसी, कोई लिगामेंट फट रहा है ऐसी पीड़ा हो जाएगी आपको, यानी कि अलग अलग प्रकार की वेदनाएं हो जाएगी। परितच्च स्फुटंती वास्य संदेह, यानी कि तुम्हारे जॉइंट में पेन होगा, संधियों में पीड़ा हो जाएगी। वो तो ऑब्वियसली है कि भी रुक्षता बढ़ेगी, तुम्हारे जॉइंट में से आवाज आएगी, तो जॉइंट में पेन होगा ही होगा रुक्षता आने की वजह से। चलो इसको भी पढ़ लेते, गुदगतवाद को। नहीं 2 ही लाइन का है, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ चलो पढ़ो, कुमरे पढ़ो। ग्रहो विन्मूत्र वातानां शूल आत्मान अश्म शर्करा जंगो उरुत्रिक पात पुष्ट रोग शोषो गुदे स्थित रुन्नाभि पार्श्व उदर रुक तृष्ण उद्गार उतना ही है गुदस्थिते। हाँ क्या बोल रहा है वो, ये भी देखो गुदस्थिते। अब गुदगतवाद की उन्होंने एक सेकंड, हाँ थोड़ी सी गुदगतवाद की चिकित्सा उन्होंने अलग से बताई, कोष्ठाश्रितवाद की चिकित्सा अलग से बताई, वर्णन भी अलग अलग करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, गुदगतवाद का पहले लक्षण क्या बोल रहा है, ग्रह बोल रहा है। ग्रह यानी कि भाई तुम्हारा वीट, यहाँ पे वीट का वर्णन पहले दिया, कोष्ठाश्रितवाद में मूत्र का वर्णन पहले दिया, निग्रह। यहाँ पे ग्रह क्या बोल रहा है, वीट का ग्रह हो रहा है, यानी वही तुम्हारा भाई तुम्हारे मन से ले रहे हो भाई कॉन्स्टिपेशन, यानी मल का ये बंद, वीट का विबंध, वीट का ग्रह। बाद में बोल रहा है मूत्र का भी ग्रह हो रहा है भाई, सब मूत्र भी नहीं निकल रहा, और आगे बोल रहा है वात का भी ग्रह, तुम्हारा वात भी नहीं निकल रहा। अब तुम इसको कौन सी भी स्टेज लो, है क्या नहीं, क्यों नहीं हो रहा भाई, गुद में ऐसा कौन सा वात का अवरोध होगा। अब वात का अवरोध करने वाला तुम्हारा, वीट का अवरोध करने वाला, मूत्र का अवरोध करने वाला क्या क्या हो सकता है, किसी कोई ग्रोथ बन सकती है, कोई पॉलिप बन सकता है, कोई कार्सिनोमा टाइप ग्रोथ ऐसी हो सकती है, या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है, या कोई फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, या तुम्हारे इंटेस्टाइन के लेयर के अंदर कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, या ऊपर की डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, उसकी वजह से वीट मूत्र वाता नाम ग्रह हो रहा है करके। आगे बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वीट मूत्र ये गुद मतलब कि एनस की कोलन कहाँ तक गुद को पार्ट माना गया। हाँ गुद की ऐसी, हाँ बोलो बॉस। जैसे गुद बोला गया तो गुद को मतलब क्या माना गया, एनस है, रेक्टम है, या कोलन, कहाँ तक गुद को माना गया। हाँ गुद को कहाँ पर माना गया, निकालो फिर। अब आपने निकाल ही दिया गुद का, आप निकालो शारीरस्थान का अध्याय, जिसमें चरक जी ने शरीर की ये दी है, व्याख्या दी है, उन्होंने पूरे अवयव की व्याख्या दी है। कुम्र तुम्हें मिला तो देखो उसका रेफरेंस, पर मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। उन्होंने गुद के 2 टाइप्स बताए हैं चरक जी ने स्पेशली, उत्तर गुद और अधर गुद। उत्तर गुद जो कि मल को संचित करता है, और जो अधर गुद जो है जो मल को प्रवर्तन करता है। तो भाई उत्तर गुद यानी पक्वाशय का वर्णन अलग से किया है, आमाशय, पक्वाशय, लघु अंत्र, बृहद अंत्र, ये भी किया हुआ है उन्होंने। आमाशय का वर्णन एक बार आ गया, पक्वाशय की ऐसे जहाँ पर मल पक्व होता है उसको पक्वाशय बोलते हैं। अभी इंटेस्टाइन का वो एक पार्ट हो सकता है, उन्होंने लघु अंत्र, बृहद अंत्र ऐसे अलग से पार्ट कर दिए, यानी कि तुम उसमें भाई ट्रांसवर्स कोलन या सिग्मॉइड कोलन उसमें वो भी ऐड कर सकते हो। पर गुदा का यहाँ पर तुम अगर वर्णन करते हो तो इतना ही आता है भाई रेक्टम और एनल कैनाल। मेरे हिसाब से अगर इतना स्टडी आपने किया, अगर शारीरस्थान का चरक का स्टडी किया, तो उन्होंने अलग अलग से बताया कि भाई आमाशय अलग, पक्वाशय अलग, नाम से ही, जिसमें आम अन्न रहता है, यानी कि स्टमक भाई साहब,
क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पचन नहीं होता, इसलिए आम का आशय, इसलिए आमाशय। पक्व का आशय जिसमें पक्व मल हो रहा है, इसलिए पक्वाशय, ऐसा। और लघु अंत्र बृहत अंत्र अलग से बोल दिया कि भाई वो अंत्र के ही पार्ट है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो जो करना है वो ट्रांसवर्स कोलन या सिग्मॉइड कोलन हो। और नीचे बोल रहे हैं गुद का भाग, जो कि अपन ये बोल सकते हैं रेक्टम और यानी कि उत्तर गुद और अधर गुद, से अलग से टाइप बताए, सारे स्थान में बताए हैं, रेफरेंस में बाद में देख के बताऊंगा। ठीक है बॉस, रेक्टम और एनल क्या है, इतना ही अभी सोच लो। आगे बोल रहे हैं शूल आध्वान अश्म शर्करा। अगर तुम्हारा उस दिन भी मैंने बोला था तुम्हारा रेक्टम पूरा ओडेड है, अगर तुम्हारे रेक्टम के अंदर ऐसा मल पड़ा है जिसके अंदर उष्णता ज़्यादा है कि नहीं, जिसमें से उष्णता निकल रही है, ऐसा अगर तुम्हारा रेक्टम के अंदर मल पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक आध्मान हो जाएगा, पेट फूल जाएगा। दूसरा बोल रहा है वो जो है उष्णता वो ट्रांसफ़र होके आके उधर जाएगी, अपने यूरेटर में जाएगी, ब्लैडर में भी जाएगी, और क्या हो जाएगी वो उष्णता जा के अगर ब्लैडर में जा रही है अपने यानी कि किडनी की जो सिस्टम है उसमें अगर जा रही है, जो उष्णता जा रही है, तो वो उष्ण गुण के कारण क्या हो रहा है, वहाँ की जो उदक धातु है उसका शोष होके भाई अश्मरी और शर्करा बन रही होगी, ऐसा आप सोच सकते हो। गुदगत स्थिति में इसलिए उन्होंने अश्मरा और शर्करा बताया। अश्मरी पथरी बन रही है, हाँ पथरी बन रही गुदगतवाद से, क्योंकि तुम्हारा भाई रेक्टम लोड है, ऐसा तुम इमेजिन करके, क्योंकि रेक्टम के आगे की स्ट्रक्चर बताओ बॉस, पवन बॉस। है ना, अरेक्टी है ना रेक्टम के आगे, क्या रेक्टम के आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? किस तरह, पर्सनल डिजिटल? हाँ आगे आगे एंटीरियरली। एनएसएल क्या आएगा? नहीं इधर इधर रेक्टम के सिग्माइड, आगे हाँ नहीं आता, ओके, सिग्माइड ब्लैडर नहीं आता, सिग्माइड कोलन, यूथ्रा ब्लैडर, सिग्माइड कोलन आएगा। अच्छा, ऑर्गन कौन से आएंगे? हाँ हाँ डेफिनेटली, यूटर आएगा, ब्लैडर आएगा, है ना, हाँ पोस्टेट आएगा, पोस्टेट हाँ ब्लैडर आएंगे, दो चीज। और फीमेल में कौन से अलग आते हैं? फीमेल में आपका वही आएगा, यूट्रस। हाँ फीमेल में 3 चीज आएंगे, यूट्रस, ब्लैडर, है ना, और हाँ। मेल में प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। हाँ ब्लैडर, यानी कि वो बोल रहे हैं भाई साहब, यानी कि संबंध तो है इनका, मूत्र वह स्रोत से डायरेक्ट गुदा का संबंध आता है, इसलिए अश्मरी शर्करा बताइए। इसलिए अगर अश्मरी शर्करा में उन्होंने अनुवासन बस्ती भी देने का बताया हुआ है, अगर तुम अनुवासन बस्ती चिकित्सा करते हो उससे भी तुम्हारी अश्मरी शर्करा की जो बीमारी है सब वो ठीक हो जाती। ऐसा मैं नहीं करा, शास्त्रकार ही कह रहे। आगे बोल रहे गुदगत स्थितवाद, पोस्टीरियरली अगर आप जाओगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा, पूरा रेफरल पेन हो जाएगा तुम्हारा, जंगा उरु त्रिक पार्श्व पृष्ठ रोग हो जाएंगे, और शोष भी हो जाएगा उनका, गुदा का ये हो जाएगा। सही स्वप्निल सेकल नर्व को कंप्रेस करेगा, तो सेकल नर्व कंप्रेस होने से फिर रेकॉर्ड पेन आएगा थाइस वगैरह में। बस करेक्ट है, साइक्रल नर्व से कंप्रेस होने से भाई पूरा रेफरल पेन आएगा, रेफरल पेन आएगा, जंगा उरु त्रिक पार्श्व पृष्ठ शोष रोगा। बोल रहे स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, कोलिनर्सिया बोल लो, है ना, ये अनकोऑर्डिनेटेड मोटर एक्टिविटीज बोल लो, तो वहां पे क्या कर सकता है? उसमें ये बताओ पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में? कि जो आपका जो समझ एएनएस है ना, एएनएस एक्टिविटीज वो स्लो डिपर हो जाएंगे। हाँ एक्टिविटी पर क्यों हो रही है पर? एनी रीजंस, मे बी वात, मे बी नर्वल ट्रॉमा हो, नर्वल कंडीशन लो हो गया हो, हाइपोकैलेमिया हो गया हो, कोई भी कारण से नर्वल कंडीशन कम हो रहा हो, यानी कि कॉजेज ऐसा परफेक्ट नहीं है, बस स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन है, यही है, एक ही है चीज, दैट्स इट है कि नहीं? यानी कि ऐसा कोई फिक्स कारण नहीं है कि भाई इसी वजह से हो रहा है वो, फिर तो इजी हो गया ना। तुम उपशय अनुपशय चिकित्सा दो, यानी कि अब देखो गुदगतवात की उन्होंने चिकित्सा, देखो चिकित्सा में आ गया, क्या बोल रहे हो, गुद पक्वाशय से, गुद और पक्वाशय के अंदर अगर वात है तो क्रमाद उदावर्तिनम, देखो उदावर्त की ही चिकित्सा बोली उन्होंने, भाई गुदगत वात में तुम उदावर्त की चिकित्सा करो। अब देखो उदावर्त की चिकित्सा में उन्होंने क्या क्या बोला है, उदावर्त की चिकित्सा पढ़ता हूँ मैं कि त्रिमर्मियाध्याय
निकालना है तो निकालो। 26 अध्याय, तो त्रिमर्मी अध्याय, उसमें दिया है 11 नंबर का श्लोक। क्या बोल रहा है? उदावर्त के रोगी के शरीर में शीत ज्वर नाशक तेल का अभ्यंग करें, यानी तुम पूरे शरीर के अंदर अभ्यंग भी करना चाहिए। आगे बोल रहा है वातनाशक स्वेदन का विधि पूर्वक प्रयोग भी करना चाहिए, यानी कि स्नेहन स्वेदन करना चाहिए पूरे शरीर के अंदर, सिर्फ पक्वाशय के अंदर, सिर्फ पेट के अंदर ही नहीं करना चाहिए। आगे बोल रहे करने से रोगी के प्रविलीन हो जाते हैं, जो दोष होते हैं वो पिघल जाते हैं, प्रविलयन हो जाते हैं। तो उस पिघले हुए दोष का निर्हन करने के लिए आप क्या क्या दे सकते हो? अब देखो पवन बस, यहाँ पर आप वर्ती दो। अब आपने जो फलवर्ती बनाई है, एक आप तीक्ष्णवर्ती बनाओ, वचा की वर्ती बनाओ एक तो, या एक तो मधुर द्रव्य की वर्ती बनाओ, एक तेल सी वर्ती बनाओ, एक घृत सी वर्ती बनाओ, है क्या नहीं? तो भाई वो स्टूल की कंसिस्टेंसी के हिसाब से तुम वर्ती बना के वर्ती दे सकते हो, निरोग बस्ती दे सकते हो, स्नेह तथा निरोह या मात्रा बस्ती, मतलब मात्रा बस्ती क्या देंगे? नहीं, वो आगे बोल रहा है निरोह बस्ती या स्नेह बस्ती, मात्रा नहीं बोली उसने, निरोह या स्नेह बस्ती। अब देखो वात का ज्यादा प्रकोप है, हाँ उन्होंने वो भी बोला है, मात्रा बस्ती कब देनी है? जब भाई कम प्रमाण में वात प्रकोपित है कि नहीं, तब देनी है मात्रा बस्ती। अपन इजी होता है इसलिए मात्रा बस्ती चिपका देते हैं, ऐसा नहीं है वात कितना बड़ा हुआ है। अब देखो आज ही हमारे रूम के साइड में बैठते एक पेशेंट, हट्टे कट्टे एकदम, क्या वेट है आपका? मेरा हाँ 85 kg वेट है। मैंने खुद, मुझको फीवर हुआ तो मैंने संजीवनी बूटी चार टैबलेट ली। 85 वेट वाले आदमी यानी कि बलवान व्यक्ति है भाई साहब, ये त्रिभुवन कीर्ति की टैबलेट 2 ले रहे। मैं दिन में त्रिभुवन कीर्ति 6 खा रहा हूँ, 3 टाइम खा रहा हूँ, ये 2 टैबलेट खा रहे हैं। इनको कैसे उपशय मिलेगा? मुझे 1-2 दिन में ही, 1-1.5 दिन में ही पूरा उपशय मिलेगा। इनको अभी तक उपशय नहीं मिला इतना सेटिस्फैक्टरी अकॉर्डिंगली वो, तो उनको वही बोल रहा था कि भाई तुम्हारा डोज कम हो गया। दोष कितने बड़े हैं, तुम्हारा व्याधि कितना बड़ा है, उसके अनुसार तुम निरोह दो या अनुवासन दो, यानी कि औषध कल्पना भी तुम्हें वो ऐड करती आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला? वर्ती दो, निरोह बस्ती, स्नेह बस्ती, विरेचन, अनुलोम के अन्य, यानी कि तुमको क्या देना है? पहले वर्ती दो, नहीं हो रहा है, निरोह बस्ती दो, नहीं हो रहा है, स्नेह बस्ती दो, नहीं हो रहा है, विरेचन दो, या अपन वायु को अनुलोमन करने वाली इतनी बड़ी चिकित्सा बोली उन्होंने। और नीचे हाँ छोटी सी अपनी जो उंगली है, जो लिटिल फिंगर है, उसके आकार की श्यामा त्रिवृत्ता आदि की प्रयोज्य वर्तियाँ भी बहुत सारी बताई है। जिसको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर सकते। प्रधमन चूर्ण भी बताए हैं कि तुम एक बस्ती यंत्र में लेकर चूर्ण को प्रधमन भी कर सकते हो, तब भी वो आत का अनुलोमन हो जाता है बॉस। ये प्रयोग आप करके देखना चाहिए। प्रधमन चूर्ण, आप चूर्ण को डायरेक्टली पुश भी कर सकते हो। कौन सा लैंग्वेज में? प्रधमन चूर्ण दिया है 15 नंबर के श्लोक में, श्यामा फल अलाबोकम पिपली नाम। प्रधमन चूर्ण भी दिया है, वर्ती भी दी है। वर्ती 2-3 टाइप की बताई उन्हें, पिनाक्यादि वर्ती दी है, श्यामा त्रिवृद्धादि वर्ती भी दी है। प्रथम जून किस लिए देते हैं? वही वात का अनुलोमन करने के लिए। उसकी भी बहुत सारी दी है, डीपली दी है। स्निग्ध गुदे, अगर गुदा तुम्हारी स्निग्ध है, वात का अनुलोमन नहीं हो रहा है, तो वर्च अनिल मूत्र संघ के लिए भाई तो वो प्रधमन चूर्ण दो तुम। कैसे देंगे उसको, चूर्ण को? वो बोल रहे हैं कि गुदा में भाई तुम पहले स्नेह लगाओ, बाद में बस्ती यंत्र को अंदर पुश कर दो, खाली ही, यानी कि खुला ही पुश कर दो, और बाहर से चूर्ण तुम डायरेक्टली पुश कर दो, ऐसे बोल रहे। सिर्फ चूर्ण तुमको अंदर पहुंचाना है। अगर स्नेह लगा के, हाँ स्नेह लगा के, गुदा के बाहर से स्नेह लगा और अंदर चूर्ण पुश करो, ऐसा बोल रहे हो। अब कैसे पुश करो वो आपकी कला से करो। उन्होंने बोला नाड़ी यंत्र का प्रयोग करो, तुम प्रोक्टोस्कोप से कर सकते हो पवन बॉस, नाड़ी यंत्र। ठीक है बढ़िया है कि नहीं? ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, पर यही कंटेंट होनी चाहिए। उन्होंने श्यामा त्रिवृत्त डाला है, मदन फल डाला है, डोकी इरिटेंट होते हैं भाई साहब, पिपली बताया है। सुनो, नाड़ी यंत्र यानी प्रोक्टोस्कोप से तुम कर सकते हो। चलो ये एक्सपेरिमेंट काम किस पे करता है? अनुलोमन के लिए, वात का अनुलोमन, मूत्र का अनुलोमन, पुरुष का अनुलोमन। चलो ठीक है। और कुछ इसमें डिस्कशन बॉस? फिर उदावर्त की चिकित्सा करोगे फिर इसमें गुदगदवाद में? हाँ गुड।
मूत्रकुच्छ है, अश्मरी शर्करा है, तब भी बस्ती देनी ही देनी है, क्योंकि चरक ने ही बोल दिया भाई गुदगत वात से अगर तुम्हें अश्मरी हो रही तो उदावर्त की चिकित्सा करो। और उदावर्त की चिकित्सा क्या है? हीरो बस्ती स्नेह बस्ती विरेचन अनुलोम कांडे।